अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम पढ़ रहे हैं आज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो जिसका साइज छोटा हो लेकिन मास ज़्यादा हो और उसको एक ऐसे धागे के साथ अटैच किया जाए जो गैर लचकदार हो और जिसका मास बहुत ही कम हो और उसमें ऑसिलेशंस पैदा की जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो हमने यहाँ पर यही लिखना है कि ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ हैवी स्मॉल मास सस्पेंडेड टू अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। फ्रिक्शनलेस सपोर्ट का मतलब है कि ये जगह जो है यहाँ फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। थ्रू लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी यहाँ जो स्ट्रिंग है वो गैर लचकदार और हल्की हो। When pendulum is displaced from its mean position through a small angle theta, it performs oscillatory motion. अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, यानी फर्ज करें वो पहले यहाँ पर है और उसको बाद में यहाँ ले जाते हैं तो और उसको छोड़ दें तो इसमें oscillation शुरू हो जाएंगी। Suppose that at any instant of a time its bob is at position B. फर्ज करें पोजीशन B पर है bob. During the oscillatory motion as shown in figure, there are two forces acting on the bob. इस पर टोटल दो फोर्सेस लगेंगी, एक वेट की फोर्स नीचे की तरफ और एक टेंशन की फोर्स along the string. अब क्योंकि ये आमने सामने नहीं है तो हम वेट की फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए हम इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो एक कंपोनेंट ये बन जाएगा और इस तरफ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो एक कंपोनेंट ये वाला बन जाएगा। तो ये बन जाएगा mg cos थीटा, ये बन जाएगा mg sin थीटा। अच्छा, अब इस फिगर में आ जाए। इस फिगर में ऑसिलेशंस हो रही हैं, ये देखें। ये जो डाउनवर्ड है ये वेट की फोर्स है जो ग्रीन कलर में है, ठीक है ये। और ये जो ब्लू कलर में है ये कॉस कंपोनेंट है, जो रेड कलर में है वो साइन कंपोनेंट है। अच्छा, अब इसमें देखें आपके ये ब्लू कंपोनेंट इस टेंशन के अपोजिट है, ये हर जगह कैंसिल होते रहेंगे, ये आपस में इक्वल है। लेकिन यहाँ जो कंपोनेंट बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये कंपोनेंट कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा, इसके अपोजिट कोई फोर्स नहीं है। तो ये वो फोर्स है जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा कर रही है, यही वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो पेंडुलम में ऑसिलेशंस पैदा कर रही है। इस की डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होगी, इसलिए इस फोर्स को हम लिखेंगे F = -mg sin थीटा। तो अब देखें यहाँ नोट्स में हमने क्या लिखा हुआ है। Suppose at any instant of time its bob is at position B. During oscillatory motion as shown in figure, there are two forces acting on the bob: weight, tension. Weight के हमने लिखा the weight mg can be resolved in two components, mg cos theta, radial component, यानी ये रेडियस होता है इस दायरे का, तो ये रेडियल कंपोनेंट है। mg sin थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है इस तरफ। There is no motion along the string. The mg cos theta balances the tension T. इसलिए इनको इक्वल पुट कर दें, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स जो है ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये और ये। The component mg sin theta directed towards mean position is responsible for. ये जो mg sin theta है यही वो फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है for the motion of bob and becomes रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द बॉब एट पोजीशन बी। तो ये जो mg sin थीटा इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम F = ma कर लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मास दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएगा, तो A = हो जाएगा -g sin थीटा। और साइन थीटा हमने पढ़ा है कि अगर थीटा स्मॉल हो तो हम साइन थीटा को थीटा पुट कर सकते हैं। कितना स्मॉल हो? लेस देन 10 डिग्री हो तो फिर, तो हमने इसमें थीटा पुट कर दिया, इक्वेशन बन गई A = -g थीटा। अब हमने पढ़ा S = r थीटा,
हमने थीटा स्मॉल रखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए एक्स की वैल्यू बहुत कम होगी आर्क लेंथ, और ये रेडियस होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एल थीटा। तो ये हमने लिख दिया एक्स इक्वल टू एल थीटा, थीटा इक्वल्स टू एक्स ओवर एल, और ये हमने इसमें पुट कर दिया तो इक्वेशन हो जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल। किसी भी जगह पर जी की वैल्यू आमतौर पर फिक्स रहती है और लेंथ भी नहीं चेंज हो रही, तो इसलिए हम लिखेंगे ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें ये कंडीशन पूरी हो जाए तो उसको हम कहते हैं उस चीज़ को कि ये इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, इसके बाद हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले इसको लिखें कि टाइम पीरियड किसको कहते हैं। डेफिनेशन है टाइम पीरियड की, इट इज टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो इसका तरीका वही है कि हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे और ओमेगा निकालने के लिए एक्सेलरेशंस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड हमेशा इक्वल होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। हमने पिछले ऑसिलेटर्स में भी ओमेगा निकाला था, तो इसमें निकालने के लिए हम पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखेंगे जो हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ी थी, और अब पेंडुलम के लिए भी एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखेंगे जो हमने अभी पढ़ी है। तो हम दोनों एक्सेलरेशन को कंपेयर कर लेंगे, हमने कंपेयर किया, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जी ओवर एल अंडर रूट, और ये ओमेगा की वैल्यू टाइम पीरियड में पुट करें और इस तरह हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद इसमें हमने ये देखा कि टाइम पीरियड किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और जी पर, और ये मास पर भी डिपेंड नहीं कर रहा और ना ही एम्पलीट्यूड पे कर रहा है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, इसलिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे f इक्वल्स टू 1 ओवर टी। तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल अंडर रूट। तो सिंपल पेंडुलम की एप्लीकेशंस क्या, हम इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उसका क्या तरीका है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी हमने किए लैब में, उसमें भी हमने यही किया है। अगर हमें इसी टाइम पीरियड की इक्वेशन में टाइम पीरियड का पता हो और लेंथ का पता हो तो हम इस इक्वेशन में जी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इसको रीअरेंज किया इस इक्वेशन को और जी की वैल्यू निकाली, तो 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। अगर हमें एल और टी पता हो तो हम इस इक्वेशन से जी फाइंड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है।